दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, उद्धव सरकार को कोर्ट ने दिया तगड़ा झटका। नवनीत राणा और उनके पति ने नहीं किया देशद्रोह। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार को कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने कहा कि मुंबई अमरावती के सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा ने स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री के बारे में बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। अपने भाषण में उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा को पार कर लिया। अभिव्यक्ति के अधिकार के आधार पर इस तरीके के अपमानजनक और आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी राणा दंपति पर देशद्रोह का आरोप लगाने के लिए यह कारण पर्याप्त नहीं है। आपको बता दें कि कोर्ट ने उद्धव सरकार को झटका देते हुए साफ कर दिया है कि राणा दंपति पर देशद्रोह का कानून नहीं लगेगा। अगली बड़ी खबर, राज ठाकरे के खिलाफ हो सकता है राजद्रोह का मुकदमा दर्ज। बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर की गई मांग। आपको बता दें कि आने वाले समय में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के प्रमुख राज ठाकरे की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। दरअसल उनके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें मांग की गई है कि अदालत महाराष्ट्र सरकार और पुलिस को निर्देश दे कि राज ठाकरे के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दायर करें। ये याचिका पुणे के रहने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत पाटिल ने दायर की है। पाटिल ने अपनी याचिका में कहा कि इस मामले की तत्काल सुनवाई होनी चाहिए। न्यूज एजेंसी ANI की एक रिपोर्ट के मुताबिक हेमंत पाटिल एक NGO के प्रमुख भी हैं। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि राज ठाकरे ने बीते 1 मई को औरंगाबाद में एक रैली का आयोजन किया था। इस रैली में उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार के खिलाफ भड़काऊ बातें की थीं। राज ठाकरे की बातों से राकापा कार्यकर्ताओं में अशांति फैल सकती है, जिससे राज्य में शांति भंग हो सकती है। लिहाजा उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया जाए। अगली बड़ी खबर, संबित पात्रा ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला। कहा WHO का डेटा और कांग्रेस का बेटा दोनों गलत हैं। ये आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा जारी किए गए कोरोना मौतों के आंकड़ों पर कांग्रेस और भाजपा में जुबानी जंग जारी है। भाजपा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर देश में कोविड-19 से संबंधित मौतों पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। WHO द्वारा देश में अधिक कोरोना वायरस मौतों पर शेयर किए गए अनुमान को खारिज करते हुए भाजपा ने कहा कि WHO का डेटा और कांग्रेस का बेटा दोनों गलत हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण भारत में अनुमानित मौतों की गणना करने के लिए WHO की कार्यप्रणाली गलतियों से भरी हुई है। उन्होंने कहा कि भारत में जन्म और मौत के पंजीकरण के लिए एक मजबूत तंत्र है। उन्होंने कहा कि WHO का डेटा और कांग्रेस का बेटा दोनों ही गलत हैं। और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में हो सकता है सबसे बड़ा बदलाव। गृह मंत्री अमित शाह से भाजपा विधायकों ने की मांग। कहा उत्तर बंगाल को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। यह आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों ने पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से के लोगों के विकास से वंचित होने का दावा करते हुए पार्टी की एक रैली में उत्तर बंगाल के लिए एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की है। इस रैली को बाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी संबोधित किया। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई के पूर्व प्रमुख दिलीप घोष ने भी कहा कि वो इस मांग से पूरे तरीके से सहमत हैं। उन्होंने दावा किया है कि क्षेत्र के लोग भी यही चाहते हैं। आपको बता दें कि विधायक आनंदमय बर्मन और विधायक शिखा चटर्जी ने केंद्र शासित प्रदेश के पक्ष में बात की। इस मांग पर प्रतिक्रिया जताते हुए राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा पर अलगाववाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। बर्मन ने कहा कि अगर लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है तो उत्तर बंगाल को क्यों नहीं? इसमें क्या नुकसान है? उत्तर बंगाल के लोग दशकों से वंचित हैं और उस अभाव को रोकने का समय आ गया है। मैं प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को मांग पर गौर करने का अनुरोध करूंगा। इससे सहमति जताते हुए भाजपा विधायक चटर्जी ने कहा कि उत्तर बंगाल के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल के लोगों को इस क्षेत्र पर शासन करना चाहिए। घोष ने कहा कि वो उत्तर बंगाल में अलग राज्य की मांग का समर्थन करते हैं। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि TMC कह रही है कि भाजपा बंगाल को विभाजित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये लोगों की मांग है जो वर्षों से वंचित है। आपको बता दें कि भाजपा के सांसदों ने अमित शाह की रैली में उत्तर बंगाल को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बोला बड़ा हमला। कहा समाजवादी पार्टी कर रही घटिया राजनीति। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ललितपुर की कथित सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता से SHO द्वारा बलात्कार किए जाने के मामले में घटिया राजनीति कर रहे हैं। आगरा में 2 दिन के दौरे के लिए पहुंचे उप मुख्यमंत्री से जब ललितपुर दुष्कर्म कांड पर सपा प्रमुख द्वारा थाने पर बुलडोजर चलाने संबंधी
संबंधी बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विपक्ष को इतना तूल नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ललितपुर मामले में पूरे थाने को निलंबित कर दिया गया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बयानों में हार की बौखलाहट दिखाई दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव ऐसे काम करते हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री के लिए शोभायमान नहीं है। वैसे भी घटिया राजनीति करना अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की आदत है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दावा कर दिया है कि भाजपा उत्तर प्रदेश में अगले 25 सालों तक राज करेगी। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के टाइगर सौरभ गांगुली से की मुलाकात, बीजेपी में शामिल होने की बड़ी अटकलें। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरे के आखिरी दिन बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली से मुलाकात की है। ये मुलाकात सौरभ गांगुली के आवास पर हुई है। इस दौरान अमित शाह और गांगुली ने साथ में डिनर किया। इस दौरान पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार, नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी और स्वप्न दास गुप्ता समेत अन्य नेता भी मौजूद थे। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भी भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थीं। ऐसी चर्चा चली थी कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में गांगुली को चेहरा बना सकती है। हालांकि गांगुली लगातार इससे इनकार करते रहे और किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हुए। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह और सौरभ गांगुली की मुलाकात के बाद एक बार फिर से सौरभ गांगुली के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। अगली बड़ी खबर, तजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी के मामले में आया नया मोड़, पंजाब पुलिस पर अपहरण का केस हुआ दर्ज। आपको बता दें कि बीजेपी नेता तजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी के मामले में अब एक और नया मोड़ आ गया है। दिल्ली में पंजाब पुलिस पर अपहरण का केस दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जिन पुलिस अधिकारियों और जवानों ने बग्गा को गिरफ्तार किया है उनके खिलाफ अपहरण का केस दर्ज किया गया है। बता दें कि तजिंदर सिंह बग्गा के पिता ने दिल्ली के जनकपुरी थाने में पंजाब पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। तजिंदर सिंह बग्गा के पिता ने आरोप लगाया था कि पंजाब पुलिस उनके बेटे को जबरन घर से उठाकर ले गई और उनके साथ हाथापाई भी की है। थाने में एफआईआर दर्ज कराने के मौके पर उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी मौजूद रहे। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में बग्गा के समर्थकों ने पंजाब पुलिस हाय हाय के लगाए नारे, गाड़ी पर भी किया हमला। आपको बता दें कि पंजाब पुलिस जब जनकपुरी से बाहर निकली तो इस दौरान बाहर मौजूद बग्गा के समर्थकों ने पंजाब पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यही नहीं, उनकी गाड़ी पर भी हमला कर दिया। पंजाब पुलिस के डीएसपी के एस संधू ने बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर कहा कि कानूनी प्रक्रिया को फॉलो किया गया था। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के सामने लोगों ने पंजाब पुलिस हाय हाय के नारे लगाए, उनकी कार के शीशे पर भी हमला कर दिया। मोहाली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के नेता तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार करके ला रहे पंजाब के पुलिसकर्मियों को हरियाणा पुलिस द्वारा रोका जाना अवैध हिरासत के समान है। कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक को लिखे पत्र में उन्होंने इसे आपराधिक न्याय प्रणाली में हस्तक्षेप करार दिया है। सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुखर रहने वाले बग्गा को दिल्ली से मोहाली ला रहे वाहनों को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रोक दिया गया। सूत्रों ने कहा कि वाहनों को कुरुक्षेत्र के पिपली के एक पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। ये पूछे जाने पर कि पंजाब पुलिस की टीम को क्यों रोका गया तो हरियाणा पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि ऐसी सूचना थी कि बग्गा को उनके घर से जबरन उठाया गया है, हमें इस सूचना का सत्यापन करना है। आपको बता दें कि फिलहाल दिल्ली पुलिस बग्गा को पंजाब पुलिस से छीनकर ले आई है, यानी कि एक तरीके से केजरीवाल को तगड़ा झटका लगा है। अगली बड़ी खबर, तेजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी से दिल्ली वापसी तक दिन भर होता रहा तमाशा, 3 राज्यों की उलझी रही पुलिस। आपको बता दें कि बीजेपी की दिल्ली यूनिट के प्रवक्ता तेजिंदर सिंह बग्गा को दिल्ली पुलिस ने कुरुक्षेत्र जाकर अपनी कस्टडी में ले लिया और उन्हें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ले आई है। बग्गा की अचानक गिरफ्तारी के बाद हरियाणा, दिल्ली और पंजाब पुलिस के बीच में अजीब तमाशा देखने को मिला। पंजाब पुलिस कानूनी प्रक्रिया की बात कहती रही, लेकिन बग्गा को पंजाब नहीं ले जा पाई। उसे बीच में ही दिल्ली पुलिस के कहने पर हरियाणा पुलिस ने रास्ते में रोक दिया। अब दिल्ली पुलिस उसे कुरुक्षेत्र से कस्टडी में लेने के बाद दिल्ली वापस ले आई है। मतलब इस पूरे मामले में पंजाब के हाथ खाली के खाली रह गए और दिल्ली पुलिस हरियाणा की मदद से बग्गा को कस्टडी में लेने में कामयाब हो गई। पंजाब पुलिस ने हरियाणा पुलिस पर बग्गा को रास्ते में रोके जाने का आरोप लगाते हुए कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की है। याचिका में हरियाणा पुलिस पर पंजाब पुलिस को रोके जाने का आरोप है।
अगली बड़ी खबर, मुलायम सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, बोले यूपी में बीजेपी और सपा के बीच होगी लड़ाई, 2024 की करें तैयारी। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव के बीच में चल रही बयानबाजी के बीच देर शाम मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ कार्यालय में दस्तक दी। यूपी विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद सपा संरक्षक और सपा प्रमुख एक मंच पर पहली बार नजर आए। इस दौरान नेताजी ने सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सभी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहें, क्योंकि हमारी लड़ाई भाजपा से है। वहीं मंच पर मुलायम सिंह यादव के पुराने साथी बलराम सिंह यादव भी नजर आए। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही लड़ाई है। साथ ही कहा कि सूबे में अब तीसरी कोई भी पार्टी नहीं है। इसके साथ ही मुलायम सिंह यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की चर्चा ही पूरी दुनिया में है, इसलिए टिप्पणी भी समाजवादी पार्टी के बारे में ही होगी। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा है, साथ ही साफ कर दिया है कि अगली आने वाली लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी में है, इसलिए 2024 की पूरी तैयारी करें। अगली बड़ी खबर, मदरसों में पढ़ाया जा रहा कट्टरता का पाठ, लगाई जाए पाबंदी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई याचिका। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मदरसों में दी जाने वाली इस्लामिक शिक्षा पर सवाल उठाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। इसी याचिका में मदरसों पर पाबंदी लगाने की मांग करते हुए आरोप लगाया गया है कि इन मदरसों में कट्टरता का पाठ पढ़ाकर बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। धार्मिक शिक्षा के नाम पर बच्चों को गुमराह किया जा रहा है, उनके अंदर नफरत और कट्टरता फैलाई जाती है। ऐसे में इन मदरसों पर तुरंत पाबंदी लगा देनी चाहिए। आपका क्या मानना है, क्या मदरसों पर पाबंदी लगा देनी चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए हुआ मजबूत, विपक्ष को लगा बड़ा झटका, जगनमोहन और पटनायक बढ़ाएंगे सियासी रोमांच। ये आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल इस साल समाप्त होने जा रहा है। अगर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी उनकी उम्मीदवारी को नहीं दोहराती है तो देश को एक नया राष्ट्रपति मिलेगा। इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। एनडीए के पास में फिलहाल 9000 वोट कम है। इसे पूरा करने की जिम्मेदारी पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पर होगी। वहीं विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी और उड़ीसा में नवीन पटनायक की बीजेडी एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में मतदान कर सकती हैं। आपको बता दें कि जून महीने के मध्य में राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार भाजपा नेतृत्व ने अभी से ही इस पर रणनीति बनानी शुरू कर दी है और उम्मीदवारों के नाम को लेकर भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। जुलाई में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी दलों ने भी भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनौती देने के लिए एक आम उम्मीदवार को मैदान में उतारने पर चर्चा शुरू कर दी है। मई की शुरुआत में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बैठक आयोजित करने की उम्मीद है। इस बीच तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने विपक्ष के उम्मीदवार के लिए समर्थन जुटाने के लिए बीजू जनता दल यानी बीजेडी को साथ लाने के लिए पार्टी नेताओं को प्रतिनियुक्त किया है। आपको बता दें कि इस बार राष्ट्रपति का चुनाव बड़ा ही रोमांच देने वाला होगा। अगली बड़ी खबर, बंद कमरे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले धर्मेंद्र प्रधान, बिहार कैबिनेट में जल्द हो सकता है बड़ा फेरबदल। आपको बता दें कि नीतीश कैबिनेट में जल्द ही बड़ा फेरबदल हो सकता है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अचानक से पटना पहुंचने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बंद कमरे में मुलाकात करने के बाद इसकी संभावनाएं प्रबल हो गई है। बिहार में हाल ही के दिनों में लगातार बदल रही सियासत के बीच देर शाम को प्रदेश की राजनीति में अचानक से गर्माहट आ गई है। केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अचानक पटना पहुंचे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। बंद कमरे में दोनों बड़े नेताओं की हुई मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरीके की चर्चाएं होनी शुरू हो गई हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही कैबिनेट में बड़ा फेरबदल। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में सरकार का बड़ा फैसला, अब सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं में थर्ड जेंडर के लिए भी होगा विकल्प। आपको बता दें कि सामाजिक न्याय की बात तो बहुत होती है, लेकिन अक्सर थर्ड जेंडर पीछे छूट जाते हैं। इस भेदभाव को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश में थर्ड जेंडर को सरकारी स्कीम और नौकरी के आवेदन में तीसरे विकल्प के रूप में स्थान दिया जाएगा। यानी अब पढ़े लिखे थर्ड जेंडर भी अपनी पहचान के साथ साथ नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे।
अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, बोले योग्यता के आधार पर देंगे चुनाव में टिकट, सरकार बनी तो माफ करेंगे किसानों का कर्जा। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना के वारंगल में एक जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने कहा कि चुनावों में कांग्रेस पार्टी योग्यता के आधार पर टिकट देगी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने ताकतवर या कितने बड़े हैं, अगर आप गरीबों किसानों के साथ नहीं हैं तो आपको कांग्रेस का टिकट नहीं मिलेगा। राहुल गांधी ने आगे कहा कि तेलंगाना के सपने को पूरा करने के लिए लोगों ने अपना खून और आंसू बहाए और इस सपने के लिए जंग लड़ी। हम भी आपके साथ खड़े थे। कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी ने यह जानते हुए भी कि हमें नुकसान होगा, यहां के लोगों को एक नया राज्य दिया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि राज्य में किसानों की विधवाएं रो रही हैं। ऐसी हजारों महिलाएं हैं जिनके पतियों ने आत्महत्या कर ली है। ये किसकी जिम्मेदारी है? गांधी ने कहा कि हम चुनावों में टीआरएस को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। कांग्रेस और टीआरएस के बीच में सीधी जंग होगी। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जिस व्यक्ति ने तेलंगाना के स्वप्न को बर्बाद कर दिया, युवाओं और गरीबों से लाखों करोड़ों रुपए लूटे, उसे हम माफ नहीं करेंगे। तेलंगाना के किसानों को डरने की जरूरत नहीं है। यदि हमारी सरकार बनती है तो उनका 2-2 लाख रुपए तक का कृषि का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, यूपी सरकार का बड़ा फैसला, इन लोगों को मिलेंगे बढ़े हुए पैसे, 7,000 की जगह 9,000 रुपए मिलेगा मानदेय। ये आपको बता दें कि जूनियर स्कूलों में पढ़ा रहे अनुदेशकों व रसोइयों के मानदेय बढ़ोतरी का आदेश शुक्रवार को जारी कर दिया गया। समग्र शिक्षा अभियान की राज्य परियोजना निदेशक अनामिका सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अनुदेशकों का मानदेय 11 महीने और रसोइयों का मानदेय 10 महीने के लिए होगा। अनुदेशकों का मानदेय 2,000 रुपए बढ़ाकर 9,000 रुपए और रसोइयों का मानदेय 1,500 से बढ़ाकर 2,000 रुपए किया गया है। रसोइयों को 2 जोड़ी पैंट शर्ट या फिर साड़ी के लिए 500 रुपए बैंक खाते में दिए जाएंगे। आपको बता दें कि फिलहाल अब उत्तर प्रदेश में अनुदेशकों के लिए 2,000 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर, एक और भयंकर तूफान दे सकता है दस्तक, इस राज्य में खतरा, जारी की गई चेतावनी। ये आपको बता दें कि दक्षिणी अंडमान सागर के ऊपर शुक्रवार को लो प्रेशर का क्षेत्र बनने से चक्रवाती तूफान आने के आसार हैं। इस तूफान के आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तट पर अगले सप्ताह की शुरुआत तक पहुंचने की आशंका है, जिसके मद्देनजर उड़ीसा में कड़ी चेतावनी जारी की गई है। इस समुद्री तूफान के आने से पूर्व तटीय राज्यों में भारी बारिश होगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।